आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानब से जारी सिलसिला लिटिगेशन इन टैक्स लॉज। आज हम सेकंड वीक में फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हाउ टू अपील फाइल बिफोर द फोरम ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन है, सबसे पहले जो हमने पिछले वीक जो सिलसिला शुरू किया था, हाउ टू फाइल अपील बिफोर द फोरम ऑफ कमीशन अपील, तो हमने इसके जो कमीशन अपील के कानून थे इनको हमने स्टडी किया था। और आज हम जो ATIR के कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, इसमें सेक्शन 130 है, 131 है, 132 है और सेल टैक्स एक्ट में सेक्शन 46 है। तो आज हम इनको स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम सेक्शन 130 से शुरू करते हैं। जी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्शन 130 अपील ट्रिब्यूनल इन रेवेन्यू के की डेफिनेशन दी गई है इसमें। और इसमें कहा गया जी कि एक अपील ट्रिब्यूनल रेवेन्यू होगा और एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज जुरिडिक्शन कन्फर्ट ऑन इट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो भी उसको जो जुरिडिक्शन दी जाएगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। ये हम पढ़ रहे हैं टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 के बाद जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 130 में, उसके तहत। और इसमें ये चीज़ इससे पहले के जो जो कवानीन थे इस सेक्शन 130 में जो प्रोविजन थी वो हम इसमें उसमें नहीं जाएंगे। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जी कि प्रोवाइडेड दैट द असिस्टिंग मेंबर्स के जो भी असिस्टिंग मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन ATIR अपने ऑफिस को वैसे ही होल्ड किए रखेंगे और सेम टर्म्स एंड कंडीशन पर रखेंगे। और जब तक वो रिज़ाइन नहीं हो जाते रहा उनको रिमूव नहीं कर दिया जाता। सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अपील ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये तब्दीली की गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और इसमें पहले 2020 में अख्तियार दे दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन अब ये प्राइम मिनिस्टर से अख्तियार लेकर दोबारा फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया गया। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कानून के तहत अब जो अपॉइंटमेंट करेंगे जुडिशल और अकाउंटेंट मेंबर्स की, वो इसके तहत करेंगे। और इसके बाद कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा, सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जिसका हाई कोर्ट का जो एक्सपीरियंस होगा वो 15 साल से कम नहीं होगा। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होगा। और इसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसका भी 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होगा। और फिर D और E है FBR से जो डेपुटेशन पे ऑफिसर आएंगे उनके बारे में है कि इज़ एन ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू इन BS 21 और अबव। और अगर वो 20वें स्केल का ऑफिसर है तो इट मीन्स के उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 20वें स्केल में 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। और अगर 21 स्केल कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, तो वो डायरेक्ट ATIR में विदाउट किसी एक्सपीरियंस के भी आ सकता है। सब सेक्शन 4 के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर को जो कैटेगरी A, B और C में आते हैं, मीन्स के अगर वो एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो इन तीनों में से किसी एक को भी चेयरमैन अपॉइंट कर दें। और जो चेयरमैन होगा वो ATIR होल्ड करेगा ऑफिस को 3 साल के लिए, या फिर उसको दोबारा रीअपॉइंट ना कर दिया जाए। और इसके बाद सब सेक्शन 5 है, इसमें ऑफिस की जो इनकी होल्ड करने की एज है वो लिखी गई है कि वो 62 की ईयर तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। और 62 ईयर्स हैं जो पहले ABC कैटेगरीज में हमने एडवोकेट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की है। अब आगे हम 20वें स्केल का इनकम टैक्स के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं 21वें स्केल के हैं, ये D और E क्लास में आते हैं। इनकी जो एज होगी रिटायरमेंट की वो उनकी पर एनुएशन जो 60 ईयर्स की एज है वही रहेगी। और इसके बाद प्रोवाइजो है, इसमें लिखा हुआ जी कि चेयरमैन रहा कोई भी मेंबर रहा तो खुद रिजाइन दे सकता है, रहा फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी जो कंस्टिट्यूट होगी सब सेक्शन 2 के तहत, उसमें इनकी सुपरिटेंडेंट की एज रहा अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स, इनको खुद भी रिमूव कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट इनएफिशिएंसी, जो भी उनकी वजह बनेगी। और फिर सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है जी कि द प्रोसीजर ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग कंस्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, केस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स एंसिलरी और इंसिडेंटल डियर टू शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स मेड अंडर सब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 के तहत जो भी रूल बनेंगे ATIR का तमाम प्रोसीजर, बेंचेस का बनाने का तरीक़ाकार, केस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस और जो भी बाकी मामलात हैं उसके तहत देखे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपील टू द अपील ट्रिब्यूनल के हमने अपील कैसे फ़ाइल करनी है।
इससे पहले हमने देखा है कि अपील ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन कैसे होगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 131 में कि हमने अपील जो फाइल करनी है वो कैसे करनी है। इसमें सब्जेक्ट टू सेक्शन 126A हम पहले डिस्कस कर चुके हैं CIR अपील के वक्त के जो अपील होगी जिसमें डिमांड रिफंड जो भी अमाउंट दोनों में से 2 करोड़ से ऊपर होगा इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में 1 करोड़ से ऊपर होगा तो वो ATIR में हम फाइल करेंगे। अदर देन SOE दे हैव स्ट्रेट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेज, इनको उन्होंने कहा जी कि आप ये सीधा जाएंगे ADR में और ADRC के तहत इसमें 134A है सेक्शन, उसके तहत ADRC में अपना मामला को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कराएंगे। और इसमें अग्रीव बाई एनी ऑर्डर पास बाई एन ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और द बोर्ड। तो कोई भी अगर ऑर्डर पास करता है तो 30 दिन के अंदर हमने उसको ऑर्डर के रिसीव होने के बाद हमने ATIR को अप्रोच करना है और अपनी अपील फाइल कर देनी है। और अगर सब्जेक्ट टू द सेक्शन 126A है कि अगर कमीशन अपील का ऑर्डर है और वो लिमिटेशन जो पेक्यूनियरी लिमिटेशन है उससे कम है तो फिर हम रेफरेंस फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। स्टेट ओरिएंटेड जो इंटरप्राइजेज हैं SOEs हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होता है, वो अगर दो सब सेक्शन 134A का सब सेक्शन 11 है, इसके तहत अगर 2 महीने में उसका फैसला ADRC नहीं करता तो फिर वो ATIR में अपील को फिर उसी तरीके से ही चलाएंगे और फिर उनकी जो अपील होगी वो ADR से बाहर निकल जाएगी और ATIR में फिर वो फाइल करेंगे। और एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी in the prescribed form, verified in the prescribed manner, accompanied by the prescribed fee, or and prefer to the appellate tribunal within 30 days of the date of service of order on the taxpayer। ये वही है कैसे हमने कमीशन अपील का हमने तरीक़ाकार समझा था। और फिर इसके बाद दी प्रेस्क्राइब फी शैल बी 20,000 रुपीज़ कि अगर कंपनी है तो उस सूरत में 20,000 रुपये फ़ीस होगी और अगर अदर देन कंपनी है तो उसकी जो ATIR में फ़ीस होगी वो 5,000 रुपये होगी। अब इसमें ये जो सब सेक्शन 4 है इसमें लिखा हुआ जी कि दी appellate tribunal may upon application in writing admit an appeal after the expiration of the period specified in class D of subsection 2 or if it is satisfied that the person preferring appeal was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period। कि अगर कंडोनेशन की एप्लीकेशन पर टैक्स पेयर साबित कर देता है जी कि उसके पास ऐसा सफिशेंट काज था जिसकी वजह से उसने अपील लेट जमा कराई है तो ATIR के पास अख्तियार है कि उसकी इन राइटिंग एप्लीकेशन पर अपील को एक्सेप्ट कर सके। और फिर सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है जी कि ATIR के पास स्टे करने का भी अख्तियार है और जो स्टे होगा वो 90 डेज़ के लिए होगा और उस 90 डेज़ में जो ATIR ने अपना फ़ैसला भी जारी करना है। और फिर सबसे अहम बात रहेगी कि जब अपील एडमिट होगी तो उसके बाद नए रूल के नए कानून के मुताबिक ATIR एक शेड्यूल जारी करेगा और अगर टैक्स पेयर उस शेड्यूल के मुताबिक अदालत में पेश नहीं होता तो अगर स्टे जारी किया हुआ है तो वो स्टे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें टैक्स पेयर के लिए लाजमी है कि उसका वकील हर सूरत हर पेशी पर अगर उसने स्टे लिया हुआ है तो पहुँचे और हेयरिंग करवाए। और अगर उस सूरत में जी कि अगर 90 दिन का स्टे दिया गया था और ATIR उसका फैसला 90 दिन में नहीं करता तो जब तक उसका ऑर्डर नहीं हो जाता तो स्टे अगर उसमें टैक्स पेयर के AR का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो स्टे जारी रहेगा जब तक ऑर्डर नहीं हो जाता। और फिर सेक्शन 132 है डिसीजन ऑफ अपील बाय द ATIR के ATIR डिसीजन क्या करेगा कि इसमें लिखा हुआ जी कि 90 दिन के अंदर अंदर उसने डिसीजन करना है और प्रोवाइडेड दैट अपील पेंडिंग बिफोर द ATIR ऑन द डेट ऑफ कमिशनमेंट ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 के 2024 के वक्त ये 3 मई 2024 की बात कर रहे हैं। इस डेट के वक्त जो भी अपील इनके पास पेंडिंग थी तो शैल बी डिसाइडेड विद इन 180 डेज में ये डिसाइड करनी थी। और ये अब डिसाइड हुई या नहीं हुई, इनकी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती हैं जिसमें अपीलों का सिस्टम लिखा होता है तो वहाँ पर आ रही होंगी। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन अपील इज नॉट डिसाइडेड विद इन द अफॉर्सेड पीरियड, अगर अपील 90 दिन में या 180 दिन में डिसाइड नहीं होती तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से उन्होंने कंडोनेशन लेनी है और जो कंडोनेशन होगी वो 90 दिन से एक्सकेड नहीं करेगी। और जो फर्स्ट हेयरिंग होगी उस पर सबसे पहले जो ATIR ने काम करना है वो प्रोविंस ADR की है सेक्शन 134A में, उसके बारे में टैक्स पेयर को आगाह करना है और उससे पूछना है जी कि क्या वो ADRC में जाने का ऑप्शन अवेल करना चाहता है। और उसके बाद फिर अगर वो इनकार कर देगा तो
ATIR अपील को फिक्स करेगा और उसके लिए फिक्सेशन के लिए डेट ऑफ हेयरिंग्स और डेट डिसीजन ऑफ द अपील टैक्स पेयर और कमिश्नर के साथ बैठकर दोनों चीज़ों को फाइनल करेंगे और फिर एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जी कि फ़लाँ डेट पर आपकी ये जो ऑर्डर है, आपका जो मैटर है, ये 4 पेशियों पर मुश्तमिल हो सकता है और आप इसमें जो टैक्स पेयर है, कमिश्नर दोनों मिलकर कंसल्ट जो भी वो डेट समझते हैं वो डेट दे देंगे और उस डेट पर उनका आना ज़रूरी होगा और जो शेड्यूल जारी होगा उसको हर सूरत में फॉलो करना है। तो ये बेसिकली जो वकील होगा वो अपनी डायरी देखेगा और डायरी में जो सूटेबल डेट्स होंगी तो वो कोर्ट को कन्वे कर देगा और फिर जो ATIR है वो हर सूरत इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा और कोई एडजमेंट नहीं दी जाएगी मासवाए के जहाँ पर कोई कंपलिंग रीजंस हो फॉर जजमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय द अपील ट्रिब्यूनल और उसकी जो कम दूसरी साथ ही 50,000 रुपए की कम से कम उसकी कॉस्ट भी टैक्स पेयर ने जमा करा दी हो। तो उन दोनों सूरतों में के कंपलिंग रीजन हो और उसकी 50,000 मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम कोर्ट के पास अख्तियार है कि वह मैक्सिमम भी इसको ज़्यादा कर सकती है लेकिन मिनिमम 50,000 रुपए टैक्स पेयर ने जमा करवाना है फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग एजरमेंट। और अगर जो अपील फाइल की गई है वो असेसमेंट ऑर्डर से रिलेट करती है तो अपील ट्रिब्यूनल के पास जो अख्तियार हासिल है वो अफर्म मॉडिफाई और अनल द असेसमेंट ऑर्डर है, रिमांड द केस टू कमिश्नर फॉर मेकिंग सच इंक्वायरी और टेकिंग सच एक्शन एज द ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट और मेक सच ऑर्डर एज द अपील ट्रिब्यूनल मे डीम फिट। तो उसके बाद ये 3 अख्तियार हैं अगर असेसमेंट का ऑर्डर है जैसे 121 का 122 का है और अपील ट्रिब्यूनल के पास उसी तरह कमीशन अपील की तरह के वो कोई अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते और रिफंड को डिक्रीज़ नहीं कर सकते अनलेस द टैक्स पेयर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड कर दी जाए। और फिर सब सेक्शन 6 है, जब किसी AOP की अपील पर कोई फ़ैसला कर दिया जाएगा और AOP के अंदर मुनाफे पर कोई उसके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा तो उस असर को जाना है उसने उसके AOP के शेयर होल्डर्स के अंदर और कमिश्नर को ATIR हिदायत जारी करेगा जी कि इनकी जो जो पार्टनर्स हैं उनकी रिटर्न में जो इसका इफेक्ट जा रहा है उसको भी वो कमिश्नर उसके मुताबिक उनके पार्टनर्स की रिटर्न को मॉडिफाई करे और इसमें साथ लिखा हुआ है जी कि 122(2) की जो लिमिटेशन है वो उसमें फॉल नहीं करेगी मे बी के अगर विदिन 5 साल के बाद अगर कोई फैसला होता है AOP का तो फिर उस सूरत में 5 साल के बाद भी उनका जो इफेक्ट है प्रॉफिट का वो पार्टनर्स की रिटर्न में जाएगा। इसको आसान अल्फाज में मैं ऐसे समझाता हूँ जी कि अगर कोई ऐसा फैसला AOP का जो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग था और ट्रिब्यूनल समझता है जी कि रे 1 करोड़ रुपये नहीं है, रे 2 करोड़ रुपये मुनाफा होना चाहिए था और ऑफिसर ने बिल्कुल ठीक इसकी असेसमेंट की है। जब असेसमेंट किसी डीमिंग प्रोविजन के तहत नहीं हुई लॉस ऑफ पेनल्टी किसी वजह से नहीं हुई 21C 21 LM जो डिफ़ॉल्ट है किसी प्रोविजन का उसकी वजह से नहीं हुई, कंसीलमेंट था कि आपने टैक्स पेयर ने AOP ने अपनी कंसीलमेंट दिखाई थी, प्रॉपर सेल्स नहीं दिखाई, खर्चे कम दिखाए ज़्यादा दिखाए थे, वो अब एक्यूरेसी पे आ गए हैं। तो उस सूरत में अगर उसका मुनाफा 2 करोड़ हो जाता है तो फिर उसका जो मुनाफा होगा पार्टनर्स को जाएगा और जो पार्टनर्स को मुनाफा जाएगा 122(2) की जो लिमिटेशन है 5 साल की, कमिश्नर के पास उसको डायरेक्शन दे दी जाएगी कि इनके मुनाफे को आप इंक्रीज़ कर दें। पहले अगर 2 पार्टनर्स थे उन्होंने 50 लाख दिखाया था तो अब 1-1 करोड़ रुपये उनका मुनाफा हो जाएगा। इसमें 122(2) की जो लिमिटेशन है अमेंड करने की 5 साल के अंदर, क्योंकि अगर फैसला AOP का अगर 6वें साल में जाके होता है और जो पार्टनर्स हैं उनके केस किसी भी फोरम पे पेंडिंग नहीं थे तो वो टाइम बार हो गए थे, तो उनको भी कमिश्नर दोबारा अमेंड करके उनको जो इफेक्ट होगा ऑर्डर का AOP का वो उसको दे देगा। और इसी तरह सब सेक्शन 4 के बाद जो आपने देखा था कि उसके पास क्या अख्तियार है असेसमेंट के ऑर्डर का, अगर असेसमेंट के ऑर्डर के अलावा कोई ऑर्डर ATIR के पास आया है तो फिर उसके पास जैसे रिफंड है 161 का ऑर्डर है या कोई और ऑर्डर है जिसमें असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है 121 और 122 के अलावा कोई भी ऑर्डर है तो मे मेक एन ऑर्डर टू अफर्म वेरी और अनल द डिसीजन एंड इशू सच कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस एज द केस मे रिक्वायर। तो जहाँ तक समझ में मुझे आ रहा है कि उसके पास रिमांड बैक करने का अख्तियार नहीं है 161 को या 170 के ऑर्डर को और उसके पास सिर्फ इतना ही अख्तियार है जी कि या तो अफर्म करेगा, वेरी करेगा या नल करेगा। अगर रिफंड का केस है तो जो ATIR है वो कमिश्नर अपील के नीचे वाले कमिश्नर के ऑर्डर को नल कर देगा और साथ डायरेक्शन दे देगा जी कि इसको जो इसके वेरिफिकेशन हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और इसका रिफ़ंड बनता है तो उसको रिफ़ंड दिया जाए। या फिर जो 161 का ऑर्डर है तो सिंपली उसको सिर्फ अनल कर सकता है या वेरी कर सकता है लेकिन रिमांड बैक नहीं किया जा सकता। और जो ATIR होगा वो अपने ऑर्डर्स को कम्युनिकेट करेगा टू द टैक्स पेयर एंड द कमिश्नर
और सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 133 डिसीजन ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल ऑन एन अपील शैल बी फाइनल, के जी जो भी डिसीजन होगा सेक्शन 133 में ATAR का वो फाइनल होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सेल टैक्स का सेक्शन 46, और इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 43A, ये पेक्यूनियरी लिमिट वाली बात है। फिर एनी पर्सन अदर दैन SOE हमने देख लिया था कि स्टेट और इंटरप्राइजेज है अग्री बाई एनी ऑर्डर, के कोई भी ऑर्डर है इसमें कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ। अगर कमिश्नर का ऑर्डर है तो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर है, बोर्ड का ऑर्डर है, कमीशन अपील का ऑर्डर है, तो उसको वो हाई ATAR में अपील करेंगे या फिर हाई कोर्ट में करेंगे। और इसमें जो एक्सक्लूजन दी गई है वो सेक्शन 21(2) के ब्लैक लिस्टिंग सस्पेंशन के ऑर्डर की दी गई है, कि सेक्शन 21(2) में अगर सस्पेंशन हुई है या ब्लैक लिस्टिंग हुई है तो उसकी अपील अब ATAR में नहीं होगी। और इसमें जो सेक्शन 134A है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, सेल अप्लाई एंड SOE में प्रेफर एन अपील अंडर दिस सब सेक्शन। इस जैसे हमने पहले देखा था कि अगर 2 महीने में ADRC डिसीजन नहीं करता स्टेक और इंटरप्राइजेज का, तो फिर जो ऐसी इंटरप्राइजेज होंगी वो दोबारा ATAR में आएंगे और अपील यहाँ पे फाइल करेंगे। और सब सेक्शन 2 है कि दी अपील ट्रिब्यूनल में एडमिट हियर एंड डिस्पोज ऑफ द अपील एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 131 एंड 132 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और एंड रूल्स मेड हियर अंडर, के जो भी रूल्स हैं 131 और 132 की जो प्रोविजन है वो मोटाटस मोटांडेस यहाँ पे अप्लाई होगी, और इसके मुताबिक ATAR सेल टैक्स के मैटर्स को भी डिस्पोज ऑफ करेगा। ये सेक्शन 131 एंड 132 हमने अभी पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं ATAR के रूल्स के ऊपर।